सस्पेंस थ्रिलर हॉरर से भरपूर ये फिल्म आपके होश उड़ा देगी। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ साउथ की ज़बरदस्त हॉरर मूवी जिसका नाम है शब्दम। कहानी की शुरुआत में हमें मोनार्क के होली एंजल्स नाम के मेडिकल कॉलेज को दिखाया जाता है। वहाँ श्वेता नाम की स्टूडेंट सुसाइड करके मर जाती है, लेकिन उसके मरने के तरीके को अवंतिका नाम की लेक्चरर पहले ही सपने में देख लेती है और वो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि अवंतिका एक न्यूरो डॉक्टर है। वो अगर ऐसे स्ट्रेंज इंसिडेंट्स को बाहर बताएगी तो उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, इसलिए वो किसी को कुछ भी नहीं बताती। फिर नेक्स्ट सीन में हम श्वेता से पहले मुकेश नाम का एक स्टूडेंट इसी तरीके के पैटर्न पर सुसाइड करके मर जाता है, इस तरह से देखते हैं। इस तरह से ये न्यूज़ बाहर स्प्रेड हो जाती है और कॉलेज के बारे में अफवाह फैल जाती है कि कॉलेज में भूत है और डिफरेंट तरह के एलिगेशंस कॉलेज पर लगाए जाते हैं। ये सब कॉलेज के प्रिंसिपल जॉन को बताया जाता है, लेकिन जॉन ये सुनकर कहते हैं कि हमारे कॉलेज 75 साल से चल रहा है, इसलिए कोई हमसे जलने वाला है। ये जानबूझकर अफवाह फैलाई जा रही है। ये कहते हुए जब लेक्चरर्स उसकी बात नहीं मानते तो वो डिसाइड करते हैं कि कॉलेज में कोई भूत नहीं है। ये प्रूफ करने के लिए एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाएंगे। इस प्रोसेस में मुंबई में रहने वाले एक फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर रूबिन को कॉलेज में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया जाता है। फिर उसके बाद जॉन अपने कॉलेज के डीन से कहते हैं कि जैसा आपने कहा, मैंने कॉलेज में भूत की खबर फैला दी और इन्वेस्टिगेशन के लिए भी एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाया है। अब वो आकर इन्वेस्टिगेशन करेगा तो सर्टिफाई करेगा कि कॉलेज में कोई सुपर नेचुरल पावर्स नहीं है, तो हमारे कॉलेज को एक अच्छी पब्लिसिटी मिलेगी। ये कहकर फ़ोन कट कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में कॉलेज में आए हुए रूबिन को जॉन पूरा कंडीशन एक्सप्लेन करता है। सब सुनने के बाद रूबिन कहता है कि कल सुबह से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करूंगा और केस एक्सेप्ट करता है। श्वेता के क्लासरूम में जाकर रूबिन श्वेता के फ्रेंड से पूछताछ करता है कि श्वेता मरने से पहले कैसे बिहेव करती थी। तब श्वेता के फ्रेंड्स कहते हैं कि श्वेता मरने से एक हफ्ते पहले से ही बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी, कहीं भी नहीं जाती थी, अकेली रहती थी। हमने उसे कभी भी अकेला नहीं देखा था, लेकिन जब उससे कोई बात करने की कोशिश करता तो ज़्यादा आवाज़ होती तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और पागलपन में चिल्लाती रहती थी। ये सब सुनकर रूबिन को कुछ स्ट्रेंज लगा। बाद में रूबिन श्वेता के बैठने वाली जगह पर चेक करता है तो वहाँ पर बेंच पे एक स्ट्रेंज सा सिंबल ड्रॉ किया हुआ था। उसे नोटिस करता है तो श्वेता की लास्ट क्लास में जो अवंतिका ने ली थी उसके बारे में बात करने के लिए अवंतिका के पास जाता है। जब वहाँ पर अवंतिका से श्वेता के बारे में पूछता है तो अवंतिका सही तरह से जवाब नहीं देती और उसे घुमा फिरा कर बात करती है। ये देखकर रूबिन अंकिता से कहता है कि भूत है या नहीं, ये मानना ना मानना आपकी मर्जी है। एक टाइम आएगा जब आपको भी एक्सपीरियंस होगा। मुझे यकीन है कि इस केस में कोई सुपर नेचुरल पावर इन्वॉल्व है। और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में रूबिन श्वेता और मुकेश की रिपोर्ट्स लेने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ पुलिस स्टेशन में एसआई उस पर भरोसा नहीं करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। हम जिंदा लोग को बचा नहीं पाते तो वो मरने वालों आत्माओं से बात करके केस सॉल्व करोगे। ये सुनकर रूबिन को एसआई को जवाब देता है कि ज़रूरी फाइल्स लेकर वहाँ से चला जाता है और अपने रूम में आकर वो फाइल स्टडी करता है। तब रूबिन को समझ में आ जाता है कि श्वेता और मुकेश की मौत नॉर्मल सुसाइड नहीं थी। श्वेता और मुकेश के मरने से की बात करें उनके पेरेंट्स को नहीं बताई गई, इसलिए उनकी बॉडी अभी भी मैटरनिटी उसमें ही थी। अब ये समझकर रूबिन वो तुरंत वहाँ जाता है बॉडीज़ देखने के लिए। रूबिन सोचता है कि जिंदा होने पर नॉर्मल दिखने वाली बॉडीज़ मरने के बाद हाथ पैर टेढ़े क्यों हो गए हैं, समझ में नहीं आता। ये बात वो डॉक्टर से पूछता है। डॉक्टर कहते हैं मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब रूबिन मुकेश की बॉडी के हाथ पर वही सिंबल नोटिस करता है जो श्वेता के बेंच पर था। अब रूबिन को समझ में आता है कि दोनों की मौत का रीज़न एक ही है। तुरंत वो अपने इक्विपमेंट्स लेकर रूबिन कॉलेज में कोई क्लू ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है, लेकिन उसे कोई क्लू नहीं मिलता। इस प्रोसेस में रूबिन गर्ल्स हॉस्टल्स में सर्च करना स्टार्ट करता है और उसे लगता है कि कोई उसे डोर से विजिट कर रहा है। वो देखता है कि हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की अवंतिका के कहने पर भूत के गेटअप में रूबिन को डराने की कोशिश करती है, लेकिन रूबिन डरता नहीं और उस लड़की को अवंतिका के पास लेकर जाकर वार्निंग देता है कि हमारे काम में दखलंदाजी मत करो। इससे अवंतिका भी हर्ट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी रूबिन के डिटेक्टर में अवंतिका के पास एक स्ट्रेंज सी एनर्जी डिटेक्ट होती है। नेक्स्ट सीन में रूबिन इन एविडेंस टीम से कांटेक्ट करता है, श्वेता का नंबर लेकर उसमें डेटा चेक करता है। तब श्वेता के खींचे हुए फोटोज़ में रूबिन एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट नोटिस करता है। नेक्स्ट सीन में रूबिन श्वेता की फोटो को अवंतिका को दिखाता है और पूछता है कि ये जगह कहाँ है, तुम्हें पता है क्या? लेकिन फ़ोटोज़ रात में खींची गई थी, इसलिए अवंतिका कहती है कि मुझे नहीं पता ये जगह कहाँ पर है। तब रूबिन अवंतिका को एक ग्रुप फोटो दिखाता है। उसमें श्वेता, मुकेश और श्रेया नाम की एक लड़की थी। फोटो देखकर अवंतिका कहती है कि श्रेया कुछ दिनों से दिखाई नहीं दी, तो मैं शॉक्ड हो गई थी। तो रूबिन पूछता है कि फिर कंप्लेन क्यों नहीं करी? तो अवंतिका कहती है कि प्रिंसिपल ने मना किया था, इसलिए कंप्लेन नहीं दी। तुरंत रूबिन अवंतिका के फ्रेंड्स को फ़ोन करके पता करता है कि वो कहाँ गई थी। फिर श्रेया के फ्रेंड्स कहते हैं कि वो घर तो नहीं गई, शायद वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई होगी। ये बात अवंतिका रूबिन को बताती है। रूबिन उस लड़की की इन्फॉर्मेशन लेकर उस रूम में चेक करने के लिए जाता है। वहाँ रूबिन को डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मिलता है और एक ईयर ड्रॉप बॉटल मिलती है। वो बॉटल रूबिन ने श्वेता के रूम में भी देखी थी। तुरंत रूबिन उस प्रिस्क्रिप्शन के डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर श्रेया के बारे में बताता है।
श्रेया को काफ़ी टाइम से कान में दर्द था, इसलिए वो मेरे पास आई थी, लेकिन उसने अपने दर्द को जिस तरह से एक्सप्लेन किया वो बहुत स्ट्रेंज लगा। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इस साउंड को साउंड एजुकेशन कहते हैं। प्रॉब्लम का कोई क्लू नहीं, इसलिए मैंने ईयर ड्रॉप दिए थे। वो कहती है कि वो ऐसे नैनो साउंड सुनती है जो हम नहीं सुन सकते, वो भी हाई फ्रिक्वेंसी में, और वो इससे परेशान थी। ये सुनकर रुबिन वहाँ से चला जाता है। कॉलेज आकर इस बारे में सोचता है, तभी रुबिन को चर्च की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देती है। इसके बाद वो एक बिल्डिंग में जाता है और वहाँ जाकर पता चलता है कि वो एक लाइब्रेरी है। वहाँ रुबिन को कुछ स्ट्रेंज लगा, तो श्रेया और श्वेता की फ़ोटोज़ लाइब्रेरियन को दिखाता है और वो पूछता है कि क्या ये दोनों यहाँ आए थे। लाइब्रेरियन कहता है कि रात को चुपके से वो यहाँ आती थी, कुछ पढ़ती तो नहीं थी। बाद में श्रेया को कहीं से वापस हॉस्टल आते हुए दिखाया जाता है, लेकिन रास्ते में हाई फ्रिक्वेंसी की आवाज़ से वो थोड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाती और चीखते हुए गिर जाती है। इस दौरान सोते हुए अवंतिका को सपना आता है कि श्रेया सुसाइड करने वाली है। वो ये बात रुबिन को बताना चाहती थी, लेकिन सोचती है कि वो क्या सोचेगा, इसलिए वो रुक जाती है। लेकिन हॉस्टल सिक्योरिटी रुबिन को बताता है कि श्रेया वापस आई है। रुबिन श्रेया से बात करने के लिए हॉस्टल जाता है, लेकिन तब तक श्रेया सुसाइड कर चुकी थी। ये देखकर रुबिन शॉक्ड हो जाता है। एसआई आता है और उसे रुबिन पर शक होता है और वो अपने स्टाफ को उस पर नज़र रखने के लिए कहता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। रुबिन अवंतिका से बात करता है और पूछता है कि कल रात तुमने कुछ मुझे फ़ोन क्यों किया था, लेकिन अवंतिका सच छुपाती है और झूठ बोलती है कि तो रुबिन समझ जाता है कि अवंतिका झूठ बोल रही है और वो कहता है कि तीनों जो मरे हैं वो तुम्हारे ही स्टूडेंट्स थे। मुझे लगता है कि अगला टारगेट तुम ही हो, संभल के रहना। अगर कोई अब नॉर्मल एक्टिविटी फील हो तो मुझे ज़रूर बताना। आज शाम को मैं लाइब्रेरी में इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा हूँ, अगर हेल्प करनी है तो लाइब्रेरी आ जाना। लेकिन अवंतिका जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में रुबिन को स्टूडेंट्स की हेल्प से लाइब्रेरी में डिवाइस सेट करता है। तभी अवंतिका वहाँ पर आती है। अवंतिका रुबिन से कहती है कि अगर मैं यहाँ आई हूँ तो सिर्फ ये देखने के लिए कि तुमने कहा कि यहाँ पे कोई सुपर नेचुरल फोर्स है या नहीं, ये लाइव देखूंगी। रुबिन स्पिरिट से कांटेक्ट करना शुरू करता है। इस प्रोसेस में रुबिन को कंफर्म होता है कि लाइब्रेरी में सच में कोई सुपर नेचुरल फोर्स है। रुबिन को पता चलता है कि यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कि 42 स्पिरिट्स हैं। तभी अवंतिका भी स्ट्रेंज बिहेव करना शुरू करती है। वो अपना कंट्रोल खोती जाती है और अजीब तरह से हवा में उड़ती है, चिल्लाती है। ये देखकर बाकी स्टूडेंट्स डर जाते हैं। रुबिन स्टूडेंट्स को हिम्मत देता है और किसी तरह से अवंतिका को कंट्रोल करता है। फिर नेक्स्ट सीन में जॉन रुबिन से बात करता है और कहता है कि अब तक जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसके लिए अवंतिका ही जिम्मेदार है। ये मैं स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ। जब उसकी मेंटल फिजिकल कंडीशन ठीक हो जाएगी तब वो एग्ज़ाम दे सकती है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन रुबिन कहता है कि ये सब अवंतिका की वजह से नहीं, किसी सुपर नेचुरल फोर्स की वजह से हुआ है। जॉन नहीं मानता तो रुबिन डिसाइड करता है कि वो खुद इन्वेस्टिगेशन करके अवंतिका को सेफ रखेगा। रुबिन वापस लाइब्रेरी जाता है। वहाँ सुपर नेचुरल फोर्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अननोन फोर्सेस लाइब्रेरी के फ्लोर पर कुछ धूल से एक पैटर्न बनाती हैं। ये देखकर रुबिन सोचता है कि अगर मैं इस पैटर्न की फ्रीक्वेंसी फाइंड करूं तो मैं इस फोर्स से डायरेक्ट बात कर सकता हूं। अपनी फ्रेंड की हेल्प से वो इस पैटर्न की फ्रीक्वेंसी का आइडेंटिफिकेशन वो सर्च करता है। इस आइडेंटिफिकेशन से उनको ये पता चलता है कि ये इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 444 है, यानी कि गॉड की फ्रिक्वेंसी। रुबिन बहुत हैरान हो जाता है कि इवल स्पिरिट की फ्रिक्वेंसी गॉड की फ्रिक्वेंसी से कैसे एक हो सकती है। वो तुरंत ही चर्च में फादर के पास जाता है। वहाँ रुबिन को पता चलता है कि एक चर्च को ऑर्फनेज बनाया गया था और फिर उस ऑर्फनेज को लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया गया था। चर्च के फादर इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताते, तो रुबिन वहाँ से वापस आ जाता है। ये सब रुबिन अपने फ्रेंड्स को बताता है, कहता है कि अगर हमें इस केस को सॉल्व करना है तो तुझे अपना पास्ट भूलना होगा और इस फ्रिक्वेंसी के नोट्स फिर से लिखना शुरू करना होगा। यहाँ पता चलता है कि रुबिन पहले पियानो प्लेयर था, लेकिन म्यूज़िक में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की वजह से अपनी बीमार माँ को टाइम पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, इस वजह से उनकी मौत हो गई थी। तब से रुबिन म्यूज़िक से दूर रहने लगा, लेकिन केस सॉल्व करने के लिए ये कोई ऑप्शन नहीं था। रुबिन फिर से म्यूज़िक पर फोकस करता है और एक म्यूज़िक नोट प्रिपेयर करता है। कार में बैठकर नोट्स लेता है। रुबिन को याद आता है कि रेडियो में भी फ्रिक्वेंसी सेट की जाती है। वो अपनी कार में फ्रिक्वेंसी 444 सेट करता है। फ्रीक्वेंसी सेट करते ही अनएक्सपेक्टेडली कार जंगल में एक लोकेशन पर ऑटोमेटिकली ट्रैवल करने लगती है। वहाँ रुबिन को एक व्यक्ति कॉफिन बनाते हुए देखता है। रुबिन उस व्यक्ति के पास जाता है और कहता है कि मैं होली एंजल्स मेडिकल कॉलेज के बारे में जानने आया हूँ। वहाँ अपने म्यूज़िक नोट्स उस व्यक्ति को देता है। नोट्स देखकर वो व्यक्ति इमोशनल हो जाता है और डॉक्टर डायना के बारे में बताना शुरू करता है। ये स्टोरी 34 साल पीछे चली जाती है। होली एंजल्स मेडिकल कॉलेज को स्थापित करने वाले डॉक्टर डैनियल की वाइफ डॉक्टर डायना थी। डायना भगवान पर ज़्यादा विश्वास करती थी, इसलिए उसने कॉलेज के पास एक चर्च बनवाया। डायना को मेडिसिन के साथ म्यूज़िक में भी बहुत इंटरेस्ट था, तो हर संडे वो चर्च में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाकर प्रेयर करती थी। एक संडे चर्च में किसी ने एक नई पैदा हुए हैंडीकैप बच्चे को छोड़ दिया। उसे देखकर डायना डिसाइड करती है कि वो उस बच्चे को खुद पाल लेगी, चाहे वो हैंडीकैप ही क्यों ना हो। तब से डॉक्टर डायना मदर डायना बन गई थी। चर्च को ऑर्फनेज में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन वो बच्चे सही में नहीं बोल सकते थे, इसलिए डायना अपने मन की बात म्यूज़िक के ज़रिए उस तक पहुँचाती थी।
बिहेवियर में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ उनके। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक डिजीज़ के इफेक्ट से सारे बच्चे एक-एक करके मरने लगे। अपनी आँखों के सामने बच्चों को मरते हुए देखकर डायना बहुत दुखी हुई, लेकिन उनको वो बचा नहीं पाई। जब पूरे आश्रम में 42 बच्चे मर जाते हैं तो डायना किसी को भी बिना बताए गायब हो जाती है। फिर हमें प्रेज़ेंट का सीन दिखाया जाता है। ये सब सुनने के बाद रूबिन को समझ में आ जाता है कि मरने वालों के पास दिखे सिंबल्स और चर्च की दीवारों पर बने सिंबल्स एक ही हैं। रूबिन को ये भी समझ में आ जाता है कि अवंतिका को परेशान करने वाली डायना ही है। अब ये जानना चाहती है वो डायना और अवंतिका का रिश्ता क्या है। डायना की फ़ोटोज़ लेकर रूबिन अवंतिका को दिखाता है। अवंतिका फ़ोटोज़ देखकर कहती है कि इनका नाम डायना नहीं जूलिया है। मैंने इसे 3 महीने पहले हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिया था और असल में जूलिया 5 साल से कोमा में थी। ये सुनने के बाद रूबिन को समझ में आ जाता है कि डायना की आइडेंटिटी बदल दी गई है और उसके मरने के बाद भी उसकी बॉडी को वेंटिलेटर पर रखा गया है। ये बात अवंतिका को वो बताता है, लेकिन अवंतिका मानने के लिए तैयार नहीं होती। दोनों साथ में डायना को देखने के लिए उस हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ वो अवंतिका बताती है कि जब वो डायना को ट्रीटमेंट कर रही थी 34 साल बाद डायना कोमा से बाहर आई थी। तब ये बात सीनियर डॉक्टर्स को बताती है तो उन्होंने अवंतिका से कहा कि डायना को ज़्यादा एनेस्थीसिया देकर दोबारा कोमा में डाल दो, लेकिन अवंतिका ने ऐसा करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से उन लोगों ने अवंतिका को ड्यूटी से हटा दिया और श्वेता, मुकेश और श्रेया को इस ड्यूटी में लगवा दिया था। इन तीनों ने डायना को ज़्यादा एनेस्थीसिया दिया जिससे वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसकी आत्मा कोमा में से सीधा बॉडी से बाहर निकल गई। डायना की आत्मा चर्च में आई और वहाँ उन्होंने बच्चों की आत्माओं से बात करने लगी। दूसरी तरफ मुकेश और बाकी लोगों ने जानबूझकर डायना को कोमा में रखा। रूबिन समझ जाता है कि ये सब किसी का प्लान के हिसाब से हुआ था। डायना ने इसके बाद मुकेश, श्वेता, श्रेया को टारगेट किया और उन्हें मार डाला। रूबिन डिसाइड करता है कि डायना को वापस कॉन्शियस में लाना ज़रूरी है, तो वो इसकी कोशिश करता है, लेकिन तभी पुलिस वहाँ आती है और रूबिन पर इल्ज़ाम लगाती है कि वो डायना को मारने की कोशिश कर रहा था। पुलिस उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। इंस्पेक्टर पैसों के लिए बिक गया था और रूबिन की हेल्प करने के बजाय उस पर अटैक करता है। ये देखकर डायना की आत्मा अपनी साउंड इफेक्ट्स का पावर यूज़ करके एसआई पर अटैक करती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पता चलता है कि डायना का नाम छुपाकर उसका ट्रीटमेंट क्यों किया गया। वे जॉन से कहता है कि डायना के हस्बैंड डैनियल को इंडिया बुलाया जाए। जॉन कहता है कि मेरे मौत के बाद ही डैनियल इंडिया वापस आएगा। ऑफिसर कुछ नहीं कर पाता तो वहाँ से चला जाता है। तभी डायना की आत्मा मौका देकर जॉन पर अटैक करती है और उसे मारने लगती है। नेक्स्ट सीन में जॉन मरने की खबर सुनते ही डैनियल अपनी दूसरी वाइफ नैन्सी के साथ इंडिया आता है। यहाँ एक बात समझ में आती है कि कॉलेज में अब तक जो भी कुछ हुआ था वो डैनियल को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन नैन्सी ने ये सब कुछ डैनियल से छुपाया था। कोमा में पड़ी डायना को देखकर डैनियल समझ जाता है कि उसकी ये हालत नैन्सी की वजह से हुई है। वहाँ से स्टोरी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। डायना अपने म्यूजिक से बच्चों को क्योर कर रही थी, लेकिन नैन्सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टेक्नोलॉजी से उन्हें ठीक करने की कोशिश करती थी। डायना फेम मिलने से नैन्सी उससे जेलस फील करने लगी और उसके साउंड थेरेपी को बर्बाद करने का फैसला किया। डायना को बिना बताए नैन्सी बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करती थी, जिसकी वजह से सारे बच्चे मर जाते हैं। जब डायना को इस बात पता चलती है तो वो डैनियल को बताना चाहती है, तो नैन्सी पीछे से डायना पर अटैक करती है। नैन्सी के अटैक से डायना कोमा में चली जाती है। नैन्सी इस मौके का फ़ायदा उठाकर डायना की आइडेंटिटी बदल देती है और उसे गायब कर देती है। फिर नैन्सी डैनियल के करीब आती है और उससे शादी कर लेती है। कुछ साल बाद जब नैन्सी को पता चलता है कि डायना की आत्मा वापस आई है तो ब्लैक मैजिक के जरिए एक बेड से खुद को प्रोटेक्ट करती है। ये बात जानकर डैनियल नैन्सी से गुस्सा होता है। तभी नैन्सी एक पॉइजन इंजेक्शन से डैनियल को मार देती है। दूसरी तरफ रूबिन को सब समझ में आ जाता है और वो नैन्सी पर अटैक करने के लिए उसके पास आता है। नैन्सी सोचती है कि सारी प्रॉपर्टी उसकी है, इसलिए डायना को मारेगी तो भी चलेगा। वो हॉस्पिटल जाकर डायना को मारने की कोशिश भी करती है। जब नैन्सी डायना को मारने वाली होती है, रूबिन वहाँ पहुँचता है और नैन्सी को रोकता है। रूबिन कहता है कि अगर डायना की आत्मा अपनी बॉडी में वापस आ गई तो वो मरे हुए बच्चों को नहीं मिलेगी। डायना अपनी बॉडी में जाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्लैक मैजिक के इफेक्ट से वो जा नहीं पाती। रूबिन समझ जाता है और बड़े बड़े साउंड करता है, जिससे बैट्स बर्दाश्त नहीं कर सकती और दूर चली जाती हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाकर डायना अपनी बॉडी में वापस चली जाती है। कॉन्शियस में आई हुई डायना और मरे हुए बच्चों की आत्माओं ने मिलकर नैन्सी को बुरी तरीके से मार डाला। नैन्सी के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टीज़ की अथॉरिटी डायना के हाथ में होती है और वो अनाथ आश्रम में बच्चों की सेवा फिर से शुरू करती है। रूबिन बहुत खुश होता है कि उसकी हेल्प से कुछ अनाथ बच्चों की आत्माओं को शांति मिली और उसका केस सॉल्व हो गया। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।